हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है अकबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हेमू के बीच हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अकबर का सबसे पहला संघर्ष हेमू से हुआ। हेमू अफगान राजाओं अर्थात सरदारों में से एक का सेनापति था। अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैराम खान ने सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई अर्थात हार हुई। हेमू इसमें हार जाता है और दिल्ली और आगरा मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया। ध्यातव्य है कि सन 1556 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वह केवल 13 वर्ष का था। चलिए हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अकबर ने राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूतों से, बिल्कुल सही है। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता का संबंध स्थापित किया। उसने अनेक राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। उसने राजपूतों के साथ संधि और मित्रता स्थापित की। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और स्वामिभक्त अधिकारी जैसे राजा मान सिंह जैसे राजपूत भी थे। उसको राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े जो उसका विरोध करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अकबर की विजय अर्थात युद्ध अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की विजय अर्थात युद्ध अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में से सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जो गुजरात विजय था वो उत्तर भारत की विजय में सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। उपयुक्त सभी कथन सही है। अकबर ने अपने विजय अभियानों के दौरान संपूर्ण भारत में अभियान किए। उत्तर भारत में गुजरात की विजय उसकी महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। गुजरात विजय से अरब और यूरोप से होने वाले व्यापार का लाभ अब मुगलों को मिलने लगा। बंगाल विजय से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारियों अब मुगल से व्यापार करने लगे। बंगाल के व्यापारियों मसाले के बदले कपड़े लेते थे। सन 1595 ईस्वी तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। दक्षिण भारतीय अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया। यह घेरा 8 साल तक चला क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अंत में मुगलों ने खानदेश, वरार, अहमदनगर के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न युग्मों में सुमेलित है। अच्छा, इसमें से कौन सा सही दिया गया? मिलान सही इसका है। इधर आपको दे दिया गया है प्रशासनिक अधिकारी और इधर इसका क्या कार्य उससे संबंधित। तो बख्शी सेना का प्रबंधन करते थे। काजी प्रमुख न्यायाधीश। कोतवाल नगर प्रशासन की देख रेख। तो देखिए कोतवाल इसमें हो जाएगा आपका। कौन सा कथन कह रहा सही है? नगर प्रशासन ये भी तो सही है आपका। तो उपयुक्त में से तीनों होना चाहिए। देख लेते हैं। सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे शासन व्यवस्था चलाता था। इन अफसरों में सबसे महत्वपूर्ण वजीर और बख्शी होते थे।
वजीर लगान वसूल करने के प्रबंध की और बख्शी सेना के प्रबंध की देखभाल करता था और खानसामा वासा के घरेलू प्रबंध की देखभाल करता था। तो एक जो खानसामा पद था वो वासा के घरेलू प्रबंध की देखभाल करता था। न्यायाधीशों में सबसे ऊंचा स्थान प्रमुख काजी का था और कोतवाल नगर का प्रशासन देखता था। अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायित्व कोतवाल पर था। वह व्यापारियों के द्वारा नाप तौल में प्रयोग किए जाने वाले बाटों की भी देख रेख किया करता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। उनका सही क्रम है तो देखिए, सबसे हो जाएगा छोटा ग्राम अर्थात गांव, फिर उससे ऊपर जाएगा परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। इनमें साम्राज्य बहुत से सूबों या प्रांतों में, सूबा बहुत से सरकार में, सरकार बहुत से परगनों में और परगना बहुत से गांव में बटे हुए थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य वो 15 सूबों में विभाजित था। सूबे में सूबेदार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 6। अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। बिल्कुल सही है। राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया था। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या भी साथ साथ। मुगल राज्य को दो साधनों से धन प्राप्त होता था। एक साधन था भूमि का लगान और दूसरा था व्यापार पर कर। हालांकि लगान से व्यापार कर की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता था, अर्थात जो लगान मिलता था वो ज़्यादा मिलता था व्यापार टैक्स से। राजा टोडरमल ने अपने सम्राट के आदेश से लगान वसूल करने की एक नई व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया, जिसे आईने 10 साला या टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आईने 10 साला या टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। और इस आईने 10 साला के अंतर्गत क्या होता है? तो इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और समुद्र पार व्यापार की भी मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। कुछ व्यापारी देश की सीमा को पार करके अपना सामान मध्य एशिया, फारस और रूस तक ले जाते थे। भारत के समुद्र तट पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे। भारत के व्यापारियों कपड़े, नील, सोडा और मसाले दूसरे देशों को भेजते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे? तो अकबर से दरबार से संबंधित तानसेन, अबुल फजल, फैजी, तुलसीदास समकालीन था, वो उसके दरबार से संबंधित नहीं था। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अकबर के दरबार से संगीतकार तानसेन और प्रसिद्ध साहित्यकार अबुल फजल और फैजी संबंधित थे। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। अकबर के समकालीन थे, उनका मुगल दरबार से कोई संबंध नहीं था। और अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहकर अकबरनामा अर्थात अकबर का जीवन चित्रण लिखा है। आईने अकबरी इसी पुस्तक का एक भाग है। जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का ही एक भाग है। इसी काल में संपूर्ण महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया और अबुल फजल ने इन अनुवादों की भूमिका निभाई। तो इसी समय क्या हुआ, जो रामायण और जो महाभारत, जो महाकाव्य है, इसी को रचना अर्थात इसको
ट्रांसलेट किया गया था, किसमें? फारसी में किया गया था। अबुल फजल इसी में इसका योगदान रहा, अबुल फजल के द्वारा भूमिका निभाई इसमें। और देखिए जो फैज़ी है वो फैज़ी मुग़ल दरबार का राज्य कवि था। वह फ़ारसी भाषा में कविता लिखता था। मुग़ल साम्राज्य की राजभाषा भी फ़ारसी थी। तानसेन मुग़ल दरबार का प्रमुख संगीतकार था। उन्होंने अनेक रागों की गायन शैली में नवीनता का समावेश कर भारतीय संगीत को समृद्ध किया। राग दरबारी इन रागों में बहुत लोकप्रिय था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मुग़ल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मुग़ल चित्रकला में लघु चित्रकला प्रमुख शैली थी। चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग भारतीय और चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। देखते हैं। सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ऑप्शन। मुग़ल दरबार में चित्रकार पुस्तकालय और पुस्तकों को सजाने के लिए छोटे आकार के चित्र अर्थात लघु चित्र बनाते थे। ये चित्रकार भारत और फारस की मिश्रित शैली में चित्र की रचना करते थे। वे जिन रंगों का प्रयोग करते थे वे विशेषता भारतीय थे। इस समय चित्रकारी द्वारा लोक कथाओं के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता था। तो इसी समय जो होगा लोक कथाओं को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। तो भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। इस समय कागज़ का प्रयोग होने लगा था। दोनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो दोनों हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं इसका व्याख्या। इस समय भारत में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी। यद्यपि चीन और यूरोप में छापे खाने का आविष्कार किया जा चुका था। जो प्रिंटिंग जो होता था प्रिंटिंग, उसका आविष्कार किया जा चुका था, लेकिन भारत में अभी भी हाथ से ही लिखा जा रहा था और उसका प्रयोग भी किया जाता था। अब पुस्तकें तार के पत्ते या वृक्षों की छाल पर नहीं लिखी जाती थी बल्कि कागज़ पर लिखी जाती थी। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ और पश्चिम एशिया में उसका निर्यात होता था। 14वीं शताब्दी तक भारतीय व्यापारी भी कागज़ का आयात करने लगे थे और बाद में वह भारत में भी बनाए जाने लगे थे। फारसी की पुस्तकें नस्तालिक जैसी विभिन्न प्रकार की सुंदर फारसी लिपियों में लिखी जाती थी। हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में सामान्यतः देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पहला है इबादत खाना। तो इबादत खाना क्या था? धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने का ये सही दिया गया है। इबादत खाना अकबर के समय में आया था। दीवाने आम, एक हो गया दीवाने आम, एक हो गया दीवाने खास। तो देखिए जो दीवाने खास है और जो दीवाने आम है, तो दीवाने आम हो गया अकबर का दरबार, ये गलत हो गया अकबर का दरबार। दीवाने आम हो गया सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान। तो ये जो आपका है ये उल्टा दिया गया है। ये इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श होता था इस पर। तो इसमें पूछा क्या गया आपको? इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो केवल पहला सुमेलित नहीं पूछा गया। एक मिनट इसको देखते हैं। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया था। आपका सुमेलित जो नहीं है आपका दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं, जबकि पहला सुमेलित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है जो गलत दिया गया था, यहाँ पे सी होना चाहिए, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देख लेते आगे। दीवाने आम में अकबर अपनी सामान्य प्रजा के सामने उपस्थित होता था। जो दीवाने आम था उसमें अकबर अपनी सामान्य प्रजा के सामने उपस्थित होता था, जहां हर व्यक्ति उसे मिल सकता था। दीवाने खास क्या था? तो दीवाने खास सम्राट का
राजमहल होता था, जहाँ वह अपने अधिकारियों से राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करता था। वह अपने राजमहल के झरोखे पर भी आता था, जिसके नीचे से सामान्य जनता उसका दर्शन कर सकती थी। और इबादत खाना, ये फतेहपुर सीकरी की एक इमारत थी, जहां अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांत पर विचार विमर्श करते थे। इबादत खाने में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के आचार्य हुए। बाद में हिंदू, फारसी, जैन और ईसाइयों को भी सम्राट ने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है। तो पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है, ये आपका गलत हो गया, इसमें पूछा है सही, तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में फारस, मध्य एशिया और भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी, जो उसने आगरा से हस्तांतरित की थी। इसी स्थान पर सूफी महात्मा शेख सलीम चिश्ती भी रहता था। अकबर उसका बड़ा आदर करता था। फतेहपुर सीकरी में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। तो फतेहपुर सीकरी में मुख्यतः किसका यूज हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया। इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनवाए गए बाग के बीच में किया गया। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग एक विशाल फाटक से होकर गुजरता था। मुगल शैली में एक फाटक तथा एक बाग प्रमुख विशेषता थी, इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन हो गया वो सही हो गया, पहला कथन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 12। अकबर द्वारा प्रचलित दीन इलाही, तो अकबर द्वारा प्रचलित दीन इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सब धर्मों के सत्य पर आधारित था। इसमें सब धर्मों के सिद्धांत का समावेश किया गया था। तो दीन इलाही एक प्रकार का एक नया धर्म अकबर द्वारा बनाया गया था, इसमें सब धर्मों का जो अच्छी अच्छी बात है उसको समावेश किया गया था। उसमें जो सिद्धांत आता, इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया गया था। अकबर के कुछ सहयोगियों ने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको पूछ रहा कौन सा कथन सही, तो दोनों कथन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं इसका व्याख्या। दोनों सही है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक नई धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया। वह सब धर्मों के सामान्य सत्य पर आधारित था और इसमें सब धर्मों के कुछ सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया था। दीन इलाही का तात्पर्य था एक ईश्वर का धर्म। अकबर ने अपनी प्रजा में सूर्य, अग्नि और प्रकाश को आदर सम्मान देने की भावना का समावेश किया। अकबर के कुछ सहयोगियों ने, जिन्होंने दीन इलाही मानने से मना कर दिया, जिसमें से कौन सा था? राजा मानसिंह उसमें से प्रमुख था। तो जो हम लोग का आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, ये तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।